तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक पर। दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा सौरमंडल। दोस्तों हमारे सौरमंडल से ये पार्ट 1 मान के चलो, तो जितने भी वीडियोज़ में इसमें मैं और भी जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड करूँगा इसी टॉपिक पर। तो आज भी मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश यहाँ पर की है हमारे सौरमंडल को। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा दोस्तों, सारे के सारे कोई ना कोई एग्ज़ाम में अवश्य टपक जाता है इनमें से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किस से सौर पवन निकलती है। सौर पवन दोस्तों या सौर ज्वाला बोलते हैं। किससे निकलती है? फोटोस्फीयर से निकलती है, क्रोमोस्फीयर से निकलती है, कोरोना से या फिर क्रोड से निकलती है। तो सौर ज्वाला दोस्तों आपका कोरोना से निकलती है। तो आपको ये चीज़ें तो मालूम होगी दोस्तों, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना और क्रोड ये सूर्य के भाग होते हैं। तो मैं आपको ज़रा दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा एक मैप है। देखो इसमें जो बीच वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये कोर है, यहाँ पर कोर है। और कोर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। यहाँ पर 2 तत्व यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है, एक यहाँ पर हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है यहीं पर, और तब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो और दोस्तों यहाँ का तापमान जो होता है काफ़ी होता है, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कोर का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, नाभिकीय संलयन की क्रिया कोर में ही होती है। उसके बाद दूसरा आपका रेडिएशन जोन है दोस्तों। तो रेडिएशन जोन क्या है दोस्तों? रेडिएशन जोन यहाँ से विकिरण होता है, इसे विकिरण मंडल कहते हैं दोस्तों। और यहाँ से विकिरण होता रहता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो अलग अलग चारों दिशाओं में फैलता रहता है। इसके बाद दोस्तों कन्वेक्शन जोन आता है। कन्वेक्शन जोन हिंदी में बोले तो संवहन मंडल होता है। और ये संवहन मंडल जो है यहाँ पर थोड़ा सा शीतलता होती है, जिस कारण से विकिरण नहीं हो पाता है और संवहन के द्वारा ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। बात करें इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाली जो लेयर है वो फोटोस्फीयर होती है। और फोटोस्फीयर दोस्तों यही वो फोटोस्फीयर होता है, सूर्य का ये भाग पृथ्वी से हम देख सकते हैं। जो पृथ्वी से हमें जो दिखाई देता है सूर्य चमकता हुआ, वो फोटोस्फीयर ही दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों क्रोमोस्फीयर आता है, इसको हिंदी में वर्णमंडल बोलते हैं दोस्तों। ये लाल रंग का दिखाई देता है, ज़्यादातर सुबह के समय ये हमें दिखाई देता है। उसके बाद देखो कोरोना होता है। कोरोना लास्ट आखिरी जो परत होती है सूर्य की, उसे कोरोना कहते हैं। और कोरोना जो है ये हमें नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ये बहुत धुंधला होता है। ये बाहर साइड वाला जो कोरोना वाला जो क्षेत्र है बहुत धुंधला होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय दोस्तों यहाँ पर ये हमें दिखाई देता है। तो इससे क्वेश्चन भी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो सूर्य का जो कौन सा भाग है वो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। तो कोरोना जो है दोस्तों वो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है, क्योंकि और जो रोशनी है वो मंद पड़ जाती है और बाहर वाला जो हमें जो रिंग है वो देखने को मिल जाता है। तो कोरोना। तो आपके सूरज के या सूर्य के कितने यहाँ पर लेयर हैं दोस्तों? 6 लेयर हैं। 3 आंतरिक लेयर को कहते हैं दोस्तों और 3 को बाहरी लेयर कहते हैं। आंतरिक लेयर कहाँ कौन कौन सी है दोस्तों? कोर आंतरिक लेयर है, रेडिएशन जोन आंतरिक लेयर है और कन्वेक्शन जोन आंतरिक लेयर है। मतलब क्रोड हो गया आपका, विकिरण मंडल हो गया, संवहन मंडल हो गया, तीनों आंतरिक हैं। और बाहरी क्या है दोस्तों? फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल, कोरोना यानी कोरोना जो है, ये तीनों जो हैं बाहरी मंडल हैं। सूर्य का तापमान, क्रोड का तापमान कितना होता है दोस्तों? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। कोर में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो सूर्य से जो प्रकाश जो एनर्जी निर्मुक्त होती है किस रूप में होती है दोस्तों? नाभिकीय संलयन के रूप में होती है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीहारिका क्या है? तो नीहारिका क्या है दोस्तों? नंबर ए, एक तप्त गैस का बादल है, या एक तप्त गैस का गोला है, या धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों? धूल और गैस का एक बादल होता है दोस्तों, धूल और गैस का। तो धूल और गैस का यहाँ पर कहाँ पे लिखा है दोस्तों? यहाँ तो सी में देख लो, धूल और मिट्टी लिखा हुआ है। ए वाला इसका सही हो जाएगा। एक तप्त गैस का बादल होता है दोस्तों, इसमें धूल वगैरह भी मिली रहती है दोस्तों। एक तप्त गैस का एक बादल होता है नीहारिका, जो विभिन्न प्रकार के मिट्टी, कंकड़, पत्थर वगैरह वगैरह जो भी है, इनसे मिलकर के एक गोला बना होता है, और उसके परिभ्रमण करने के कारण इसमें यह गर्म हो जाता हो और एक नीहारिका के रूप में बदल जाता है। ऐसा दोस्तों इमैनुअल कांट और लाप्लास ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों? तो दीप्तिमान सतह कौन सी वाली हो जाएगी दोस्तों? ये वाली, ये जो आपकी जो सतह दिख रही है, ये दीप्तिमान सतह, इसी को दोस्तों, ये जो सतह है जो हमें दिख रही है, उसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था पिछला उसमें। देखो यहाँ पर मैंने कहा था, तो बाहरी जो हमें दिखता है उसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर उसको कहा जाता है। हिंदी में बोले तो उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश मंडल। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह क्या है दोस्तों? प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल, यह प्रकाश मंडल है जो सूर्य से दिखाई देता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण के समय ये कम दिखाई देता है दोस्तों, नहीं दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है, लास्ट वाली परत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? अभी दोस्तों मैंने आपको कोर का तापमान बताया था 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पर दोस्तों सतह का पूछा है, यानी फोटोस्फीयर का तापमान यहाँ पर पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत किताबों में एनसीईआरटी में 6000 डिग्री सेल्सियस दिया है दोस्तों, और कुछ किताबों में ये 5000 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, या 6000 मिलेगा दोस्तों, या 5000 मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किस विद्वान ने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है वराहमिहिर ने दोस्तों। वराहमिहिर ने कहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले अपने सिद्धांत में उसने कहा था दोस्तों, एक सिद्धांत दिया था जिसके तहत उसने ये बात की पुष्टि करी थी। इस बात को उसने सिद्ध किया था वराहमिहिर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दोस्तों कोपरनिकस, टॉलमी, लाप्लास और चैम्बरलेन। तो यहाँ पर हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है दोस्तों कोपरनिकस ने दिया है। इसने एक सिद्धांत और दिया है दोस्तों, उसका भी आप नाम याद रखना, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसमें दोस्तों इसने पुष्टि करी है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और सभी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य जो है वो केंद्र में होता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में। तो इसने इस बात की पुष्टि की थी। उससे पहले लोग यही मानते थे दोस्तों कि पृथ्वी का सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जबकि कोपरनिकस ने यह बात सिद्ध कर दिया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सौर कलंक क्या है? सौर कलंक पूछा गया है दोस्तों। सौर कलंक क्या होता है? सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होते हैं सौर कलंक? सूर्य के सतह पर जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं वो सौर कलंक कहलाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सूर्य के सतह पर जो ये काले काले धब्बे दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपके सौर कलंक है, सन स्पॉट्स इनको कहा जाता है। और ये क्यों होता है दोस्तों? जब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलाव जो है वो कम मात्रा में होता है दोस्तों, यह हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ये सूर्य का ईंधन होता है दोस्तों हाइड्रोजन, और जब इसकी कमी हो जाती है तो
जिन क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है, ये काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं। बाकी सूर्य तो वैसे भी एक धधकता हुआ आग का गोला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ किस देश में होता है दोस्तों? तो सूर्योदय सबसे पहले वहीं होता है जो सबसे पूर्व में पड़ता है। तो हर किसी अगर देश में हम बात करें दोस्तों, तो पूर्वी जो क्षेत्र होता है वही जो आपका होता है पूर्वी क्षेत्र, वही आपका सूर्योदय का स्थान कहलाता है। तो किसी भी देश का अगर सूर्योदय का राज्य या कुछ भी पूछा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे पूर्व में होता है वहीं पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है दोस्तों, किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है दोस्तों। और इसी कारण दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण पूर्व की तरफ से सूर्योदय होता है और पूर्व में ही सबसे पहले सूर्य आता है। अगर सूर्य का घूर्णन पूछा जाए तो सूर्य का घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है दोस्तों, उसको भी आप याद रखना। और पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन होता है। तो आपको दिख रहा है फिलीपींस, जापान, ताइवान या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसमें बताना है कि सबसे पूर्व में कौन सा देश है? जापान। ये जापान जो है दोस्तों सबसे पूर्व में है और इसी को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसके अलावा जो है अर्धरात्रि का सूर्य का जो देश है वो किसे कहा जाता है? वो नॉर्वे को कहा जाता है दोस्तों। इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो डायमंड रिंग की घटना क्या होती है दोस्तों? सूर्य पर ही ये देखने को मिलती है। तो सूर्य पर दोस्तों इस तरीके से सूर्य है, तो साइड में एक चमकता हुआ एक रिंग टाइप में आपका एक चमकता हुआ निशान आप यहाँ पर दिखता है। तो ये क्या है दोस्तों? ज्यादातर ये दिखता है दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय। कब दिखता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब कौन आ जाता है दोस्तों? चंद्रमा आ जाता है। तो उस टाइम पर सूर्य ग्रहण लगता है। तो उसी समय डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलती है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण और ग्रहण की शुरुआत में ये भी नहीं होगा, पूर्ण और ग्रहण के अंत में ये भी नहीं होगा, केवल परिधि क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ ये भी नहीं होगा, केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ ये भी नहीं होगा। तो ये परिधि ये सी वाला है दोस्तों, ये आपका सही लग रहा है, केवल परिधि क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो यहाँ पर ये परिधि क्षेत्र में है। केंद्र डी वाले में केंद्र कहा गया, तो केंद्र में नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर नहीं होता, ये परिधि क्षेत्र में होता है। तो केवल परिधि क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ ये देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि कब ये डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है, तो सूर्य ग्रहण के समय देखी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो पृथ्वी के आकार के ही जो होते हैं वो कौन होते हैं जिनमें पृथ्वी के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों? तो इनमें से उल्का पिंड जो है, उल्काएं जो होती है ये पृथ्वी के समान होते हैं। और उल्काएं क्या होती है दोस्तों? स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहे अंतरिक्ष में चट्टानी टुकड़े होते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ आने पर पृथ्वी के वायुमंडल में ये जल जाते हैं, घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। और जो भी कुछ पृथ्वी पर कभी कभी गिर भी जाते हैं, क्योंकि जला हुआ जो शेष रह जाता है तो वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जो जल नहीं पाता है। तो ये उल्काएं जो होती है ये आपका क्या होता है दोस्तों? सौरमंडल का पिंड होता है जो पृथ्वी की जानकारी देता है दोस्तों। इससे हमें पृथ्वी के बारे में मालूम पड़ जाता है, पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो उल्का पिंड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है दोस्तों? वैसे औसतन हम अगर अधिकतम बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इसके नजदीक कौन सा आपका आ रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 14 करोड़ 96 हजार जो है 96 लाख 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो है दूर है।
आप लोग 15 करोड़ किलोमीटर याद कर लेना दोस्तों, इसके आसपास ही है। तो इसके आसपास हमारा ये वाला है, तो इसको सही कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपभू या फिर उपभू? तो दोस्तों इसे कहते हैं, निकटतम दूरी पूछा गया है, इसे बोलेंगे उपसौर। अगर अधिकतम दूरी पूछता तो इसे बोलते हैं अपसौर। उपसौर की घटना कब होती है दोस्तों? निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है। अब उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। दोस्तों 3 जनवरी को सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे नजदीक में होता है। अगर इंडिया की बात करें या एशिया महाद्वीप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 3 जनवरी को सूर्य जो है वो नजदीक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तापमान जो है फिर भी इस 3 जनवरी के टाइम पर तापमान फिर भी कम रहता है। इसका रीज़न क्या है? किसी को मालूम होना चाहिए। वैसे इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर 3 जनवरी को अगर सूर्य है जो पृथ्वी के नज़दीक रहता है, तो हमारे यहाँ तो गर्मी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर तो सिस्टम उल्टा ही होता है। तो दोस्तों ये क्या चक्कर है? तो इसका प्रभाव दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। वहाँ पर 3 जनवरी के टाइम पर जो है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के नज़दीक ज़्यादा पहुँच जाता है। उत्तरी गोलार्ध फिर भी दूर रहता है दोस्तों, और दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तो इस टाइम पर दक्षिणी गोलार्ध में तो वैसे ऑलरेडी गर्मियों का दिन चलता है 3 जनवरी में, तो सूर्य और पास आने के कारण और गर्मी और बढ़ जाती है दोस्तों यहाँ पर, वहाँ की दक्षिणी गोलार्ध की। और वहीं हमारे यहाँ पर इस टाइम पर 3 जनवरी में शीतकाल होता है, और इतना थोड़ी बहुत पास हमारे उत्तरी गोलार्ध में भी सूर्य आता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इसका उतना असर नहीं पड़ता है। और शीत ऋतु जो होती है उसको वो हमारे लिए लाभदायक ही सिद्ध होती है। ऐसे ही 4 जुलाई को दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है? 4 जुलाई को हमारे यहाँ पर ग्रीष्म काल होता है, तो जिस कारण से सूर्य दूर हो जाता है हमसे, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा ठंडक मिल जाती है। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर और दूर हो जाता है दोस्तों सूर्य पृथ्वी से वहाँ पर और दूर हो जाता है, तो वहाँ पर तो गर्मी है, वहाँ पर तो ग्रीष्म ऋतु है, तो वहाँ पर तो शीतकाल है दोस्तों। तो शीतकाल में और वहाँ पर ठंड देखने को मिलती है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 4 जुलाई को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और 3 जनवरी को वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन इसका उत्तरी गोलार्ध पर सही असर पड़ता है। कुल मिला के ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है दोस्तों? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति की वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो वायव्य राशि का परिकल्पना का प्रतिपादन पूछा गया है यहाँ पर। इमैनुअल कांट, हॉयल, मोल्टन और लाप्लास। तो दोस्तों यहाँ पर वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट की है। किसकी है दोस्तों? इमैनुअल कांट की है। इन्होंने 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना दी थी। इसमें इन्होंने निहारिका की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, ये जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में घूम रहे थे, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आपस में मिलने लगे और एक तप्त निहारिका का निर्माण हो गया, जो घूमने लगा और भी ज़्यादा तप्त हो गया, जिसका बाद में विखंडन हुआ। तो इसमें कई अशुद्धियाँ रह गई थी दोस्तों। किसी चैप्टर में मैं इसे क्लियर करूँगा। इसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रह गई थी, जिसको इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने कर दिया था, तो इसको सही किया था लाप्लास ने। इसके बाद इनका सिद्धांत आया था 1797 के आसपास आया था दोस्तों, निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना पूछा जाए तो लाप्लास की हो जाएगी। निहारिका परिकल्पना पूछा जाए तो किसकी है दोस्तों? लाप्लास की है। वायव्य राशि परिकल्पना पूछी जाए तो इमैनुअल कांट की है। ग्रहाणु परिकल्पना पूछी जाए पृथ्वी की उत्पत्ति की तो मोल्टन की है दोस्तों। ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है? मोल्टन की है। और
ये है कुछ मैनुअल कांट की हो गई दोस्तों। इसका वायव्य राशि परिकल्पना सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किन की जो तरंगदैर्ध्य है यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर तरंगदैर्ध्य जो है रेडियो तरंगों की जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंगों की होती है। और सबसे जो कम तरंगदैर्ध्य होती है दोस्तों, उसको भी आप याद रखना, जो कम होती है वो किसकी होती है दोस्तों? गामा किरणों की होती है। गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 2 सेकंड, 1.3 सेकंड, 4 सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अगर सूर्य के प्रकाश की बात करें तो दोस्तों ये 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचती है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच जाए। और इसी प्रकार मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करता रहूँगा। और आप जो है मुझसे पर्सनली आप कमेंट करके मुझे ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि मुझे आपको कोई डाउट है, किसी टॉपिक को क्लियर करवाना है तो आप उसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को स्थिति कैसी होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों ये पृथ्वी अगर है, इसकी जो भूमध्य रेखा है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर सूर्य है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है दोस्तों इस विषुवत रेखा के सीध में होता है। और 21 जून को दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। और 22 दिसंबर को इसको आप याद करना, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है, मकर रेखा पर 22 जून को चमकता है। यानी कर्क रेखा का सबसे लंबा दिन जो होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होगा वो 21 जून होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा लंबा दिन होगा दोस्तों 22 दिसंबर। बाकी अगर हम बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ पे चमकता है, तो इस सीधे विषुवत रेखा पर चमकता है 0 डिग्री पर। और इस दिन को विषुव कहा जाता है। इसको विषुव कहा जाता है। विषुव की स्थिति कब होती है दोस्तों? 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव करके भी नाम आता है और इस विषुव को भी आप याद रखना। इसको कंडीशन विषुव की कहते हैं, मतलब विषुवत रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है दोस्तों? 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है, 2 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। अभी मैंने आपको बताया दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो आपका 22 दिसंबर को होता है, यही कह रहा है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत हो जाएगा दोस्तों। और 21 मार्च क्या हो जाएगा? 21 मार्च हो जाएगा आपका विषुव की स्थिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? युति, वियुति, सिजगी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इस कंडीशन को युति, वियुति और सिजगी ये तीनों कहते हैं उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा,
और बने रहें हमारे वीडियो पर। और दोस्तों यहाँ पर चैनल पर भी आप लोग बने रहना, थोड़ा लाइक कर देना दोस्तों, ताकि हमारा थोड़ा उत्साह बढ़े और आपको इससे अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विस्फोटक तारा कहा जाता है? विस्फोटक तारा किसे कहते हैं दोस्तों? क्वेशर है, काला वामन है, ये काला है, काल नहीं है दोस्तों, काला है, काला वामन, अभिनव तारा है, या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अभिनव तारा। तो दोस्तों कोई भी तारे की उत्पत्ति कैसे होती है? कुछ चरणों में होती है दोस्तों। सबसे पहले एक कंप्लीट तारा होता है दोस्तों, बिल्कुल चमकने वाला तारा होता है जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही होती है, और ये पूरा तारा है दोस्तों, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। इसका मतलब आप लोग ये मान के चलो कि इसमें अभी हाइड्रोजन फुल मात्रा में है, अभी पूरा हाइड्रोजन है, तो अच्छी तरीके से नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रॉपर होती है। और ये चमकता हुआ, जब ज़्यादा ही चमकता है कोई चीज़ तो कैसा दिखाई देता है दोस्तों? सफ़ेद दिखाई देता है बिल्कुल। तो मतलब लाल लाल और कुछ सफ़ेद सफ़ेद, कुछ ऐसा चमक इस पर होती है सबसे ज़्यादा। तो ये है आपका एक कंप्लीट तारा। इसके बाद दोस्तों तारा जो है इसका हाइड्रोजन खत्म होने ज़्यादा लगता है और इससे बन जाता है लाल दानव। क्या बन जाता है? लाल दानव। इसको याद रखना दोस्तों, लाल दानव। उसके बाद दोस्तों ये लाल दानव जब इसमें और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, हाइड्रोजन की जब इसमें और कमी हो जाती है तो ये दो हिस्सों में बन जाता है। एक बन जाता है दोस्तों काला वामन। काला वामन मतलब तारा की अब एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, उसमें हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाता है, ये काला हो जाता है। और एक बनता है दोस्तों यहाँ पर, या तो काला वामन बनेगा या फिर यहाँ पर एक अभिनव तारा बनेगा, और इसी को दोस्तों विस्फोटक तारा कहते हैं। अभिनव तारा फिर टूट करके तीन हिस्से बनते हैं इसमें। इसका एक तो क्वेशर बनता है, एक पल्सर बनता है, और एक क्वेशर बनता है और पल्सर बनता है दोस्तों। एक और है जो इससे बनता है। तीन चीज़ें यहाँ पर इससे निर्मित होती हैं अभिनव तारे से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, इसे मिटा दूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो विस्फोटक तारा किसको कहते हैं? अभिनव तारा को। और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है दोस्तों? इसके बारे में कोई जानता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वैसे तो पृथ्वी से सबसे निकट का जो तारा है वो सूर्य है, ये तो सभी को मालूम होगा। सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट है, यानी 15,000 करोड़ किलोमीटर। सबसे निकट कौन है? सूर्य। लेकिन अगर सूर्य के बाद सबसे निकट पूछा जाए तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। मतलब इसकी जो दूरी है वो 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। मतलब ये दूसरे नंबर का सबसे नज़दीकी ग्रह है, नज़दीकी तारा है पृथ्वी का, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसे भी याद करना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।